एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इसके बारे में। ये हमारी पार्ट 7 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों की वीडियो हमने देख ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो बच्चों, जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, इसका क्या मतलब हुआ। तो पहले हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। तो इन ए गिवन पॉपुलेशन, कोई अगर पॉपुलेशन दिया हुआ है, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और लोकस। अगर गिवन पॉपुलेशन कोई दिया हुआ है तो वहाँ पे किसी एलील का क्या फ्रीक्वेंसी है उस गिवन पॉपुलेशन में, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स, और ये माना जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, इवन रिमेन सेम, और वो सेम रहता भी है जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करता है अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक ऐसा इक्वेशन देता है जिस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी गिवन पॉपुलेशन में किसी ख़ास जीन का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और वो कितना है ये हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि दिस प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गिवन पॉपुलेशन के लिए क्या होती है, स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है। दिस पूल, ये जो पूल होता है यानी कि टोटल जीन और उसके जो एलील होते हैं उस पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट रहते हैं। इसी को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जितने भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम टोटल होगा डैट इज़ वो 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको ग्राफ कुछ दिया हुआ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये मान लो एक स्टेबल है पिक शिफ्ट, ये ग्राफ है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का। अब इसमें देखो पिक शिफ्ट करेगा 1 डायरेक्शन में, ठीक है। ग्राफ बेसिकली मेन ग्राफ ये है, इसके डाइवर्ट हुआ है 3 ठो ग्राफ। ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है। मान लो उसका फेनोटाइप फेवर करता है नेचुरल सिलेक्शन को, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये मीडियम साइज़ हो गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे पिक शिफ्ट करेगा, अगर सीधा गया पिक, अगर वो हायर मतलब पतला हो रहा है, यहाँ पे देखो पिक पतला हो रहा है, नैरो कर रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है डायरेक्शन, यानी कि मान लो इधर हो रहा है, और यहाँ पे 2 ठो पिक्स आ गए हैं, ठीक है। सेम उसी ग्राफ के 2 पिक्स आ गए हैं। तो ये ग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। सो एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्पल क्या मतलब, जो पी और क्यू मानते हैं, मान लो कोई एक पॉपुलेशन है उसमें 2 ठो एलील है, एक का मान लो पी है, एक को हमने क्यू से डिनोट किया। इन डिप्लॉयड पी और क्यू जो होता है रिप्रेजेंट करता है एलील ए को, यानी कि एलील ए को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड, ये इंडिविजुअल हो गया, पी स्क्वायर उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम क्यू की बात करें, ये तो पी हो गया, क्यू की बात करेंगे तो सेम यही चीज़ रहेगा। और जो इक्वेशन आपको फाइनल मिलेगा वो ये वाला मिलेगा कि पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यही जो इक्वेशन है, यही हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल यही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये फिक्स है इक्वल टू 1 तो रहेगा ही। हो सकता है कि p ज़्यादा रहेगा, q कम रहेगा, हो सकता है p और q दोनों बराबर रहे, हो सकता है कभी q ज़्यादा हो p कम रहे। तो डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में मान लो डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इसी को हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी कि एलील का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो चेंज करेगा पॉपुलेशन में, और इस तरह से इवोल्यूशन होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक गाँव है, उस गांव में नॉर्मली जितने लोग रहते हैं उसका एक अपना खुद का पॉपुलेशन है, ठीक है। उस गांव में मान लो कुछ काले लोग हैं और कुछ गोरे लोग हैं, बस 2 तरह के लोग हैं। अब क्या हुआ, गोरे लोगों को हमने मान लो पी कहा, काले वालों को हम लोगों ने क्यू कहा, ठीक है। ये फिक्स है, मान लो 50 ठो गोरे हैं और 50 ठो काले हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि किसी वजह से जो गोरे वाले हैं ना, इनका नंबर मान लो 40 हो गया, और ये वाले जो है इनका 60 हो गया। तो अभी भी तो 100 ही है ना पॉपुलेशन का मेन जो है एलील का टोटल, सम टोटल करेंगे तो अभी भी 1 ही है, यानी कि 100 है। उसी तरह अब मान लो
कुछ लोग इसमें से ऐसे आ गए, ये तो कॉमन, मतलब ये कॉमन चीज़ है जो होता है। लेकिन अगर इवोल्यूशन होगा तो क्या होगा ना कि कुछ गोरे लोग रहेंगे, मान लो पी रहेंगे, कुछ क्यों काले रहेंगे और कुछ इनके बीच में के रहेंगे, यानी कि जिसके अंदर गोरापन भी रहेगा कालापन भी रहेगा, यानी कि वो बीच वाले हो जाएंगे। अगर ऐसा चीज़ होगा तो क्या होगा, मॉडरेट रंग वाले आ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है, वो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को, यानी कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है? तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर हैं सबसे पहले कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं मार्क कर देती हूँ एक बार तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी 4 साल पहले आया हुआ था कि 5 फैक्टर्स हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है। सबसे पहले है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लास्टली है नेचुरल सिलेक्शन। ये पाँचों आपको याद रखना है। इसके अलावा जब माइग्रेशन ऑफ व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस या पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन। कहने का मतलब हुआ कि जब माइग्रेशन होगा, मान लो कि एक गांव है, उस गांव में टोटल 100 लोग थे, 100 में से 2 उठे, गर्म वो लोग शहर चले गए, तो उस गांव की अब पॉपुलेशन 98 हो गई। लेकिन अब जो शहर है, शहर की में मान लो एक्स पॉपुलेशन पहले से था, 2 लोग उसमें ऐड हो गए, ठीक है, तो वहाँ का भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, यहाँ का भी पॉपुलेशन चेंज हो, दोनों जगह का पॉपुलेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस पॉपुलेशन अकर, ठीक है, जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन, एंड न्यू जीन या एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। अगर नया जीन या नया एलील ऐड होता है किसी पॉपुलेशन में, एंड दोज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्डर पॉपुलेशन, अब वो एक जाहिर सी बात है, गांव से लोग कम हो गए और शहर में लोग बढ़ गए, देयर वुड बी जीन फ्लो, इसको क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। इफ़ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल्स टाइम, इसको यानी कि सोच समझ के अपना गांव के लोग शहर जाके 2 ठो लोग बस गए, तो इसको बोलेंगे जीन फ्लो। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। इफ़ द सेम चेंज, अगर ये सेम चेंज हो रहा है बाय द चांस, अगर वो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बच्चों कि जीन माइग्रेशन या और जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क है कि जीन माइग्रेशन जो होता है वो मतलब जीन फ्लो जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, ठीक है, लेकिन जो जीन फ्लो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो बाय द चांस होता है। ये की पॉइंट है, याद रखना कि अगर चांस से हो रहा है जीन का माइग्रेशन तो डैट इज़ कॉल्ड जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। कभी कभी समटाइम द चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन सो डिफरेंट इन द न्यू सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन, कभी कभी क्या होता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो कभी कभी मतलब वो डिफरेंट हो जाता है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट कहते हैं बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि जो चेंज होता है ना एलील की फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होता है वो डिफरेंट तरह से होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और इफेक्ट है माइक्रोबियल experiment show that pre-existing advantage mutation when selected will result in observation of the new phenotype। यानी कि माइक्रोबियल लेवल पे अगर हम देखें तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होता है कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो लोग हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उसके अंदर अगर म्यूटेशन हुआ तो एडवांसमेंट भी उसको मिल सकता है और वो लोग उसका नया फिनोटाइप भी उसके अंदर आ सकता है। ओवर कुछ जनरेशन के बाद दिस वुड रिजल्ट स्पेशिएशन, कुछ टाइम के बाद वो स्पेशिएशन, याद करो बच्चों मैंने बताया था कि स्पेशिएशन के बाद फिर साल्टेशन आया था, ठीक है, याद करो आया था ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन होता है इन अनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर अनेबल टू प्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजीनी। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के तरफ जाता है और बहुत सारे प्रोजेनी को छोड़ देता है। और एक क्रिटिकल एनालिसिस मेक द बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और म्यूटेशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। क्या है कि वेरिएशन जो होता है ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से होता है और म्यूटेशन होता है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। एंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर वेरिएशन अगर हो रहा है तो म्यूटेशन हुआ होगा और अगर वेरिएशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा। सही बात है, अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा तो म्यूटेशन होगा। याद करो जब तुमने सेल साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ पे जब प्रोफेज फर्स्ट तुमने पढ़ा था तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लो रिकॉम्बिनेशन
क्रोमोसोम फर्स्ट का सेकंड के साथ हुआ तो कंडीशन कुछ और आएगा। अब वही फर्स्ट का अगर सेकंड के साथ हो गया तो रिजल्ट कुछ और आएगा, तो वेरिएशन होगा ना। तो रिकॉम्बिनेशन अगर होगा तो वेरिएशन होगा, अब वेरिएशन होगा तो म्यूटेशन होगा, ठीक है। ड्यू टू वही चीज़ है, और ड्यू टू जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी इन द जीन या फिर एलील इन द फ्यूचर जनरेशन में इस तरह से फिर चेंजेस आ जाता है। इसके अलावा है कि कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है कैन लीड स्टेबलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन होता है जिसकी वजह से मोर इंडिविजुअल एक्वायर कर देते हैं मीन कैरेक्टर को। डायरेक्शनल चेंज अगर हो रहा है यानी कि कुछ इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर कर रहे हैं लेकिन अदर देन मीन के अलावा दूसरा कोई कैरेक्टर कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि डिस्ट्रप्टिव हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ, मान लो कि एक पॉपुलेशन है, ये सिंपल है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक ही मतलब एक बंदा है जो कि एकदम हर तरह से परफेक्ट है, गोरा भी है, लंबा है, चौड़ा है, सब तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बंदा शिफ्ट कर गया, ठीक है, अब इधर चला गया। तब वो जगह पहले बीच में सेंटर में रह रहा था, अब कुछ पॉपुलेशन है जो बीच में एकदम रहते थे, उन सबका कैरेक्टर एकदम सेम था, लेकिन वो लोग शिफ्ट कर गए, चेंज करेगा। अब कुछ लोग होता है ना कि पॉपुलेशन में मान लो 2 तरह का चेंजेस आ गया, तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये हमारा था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में।